Logical evening, everyone. Welcome to G Quiz. In this G Quiz, we are going to discuss daily 20 current affair questions, which will be from the newspapers, which include The Hindu, Indian Express, और जो भी पर्टिकुलर डे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा लास्ट में एक क्वेश्चन होगा आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ हाउ कैन यू गेट 100% बेनिफिट ऑफ दिस जी क्विज? उसके लिए एक प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं डेली के न्यूज़पेपर के, वो आपको शेयर कर दिए जाते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं वाया लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इस तरह के टेम्पलेट्स द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के विद द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पर। वहां पर आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना है, एनालाइज करना है। इसके बाद ये क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। इन क्वेश्चंस के साथ में जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बताई जा रही है, वो भी आपको नोट डाउन करनी है। ये प्रोसेस यदि आप फॉलो करते हैं, देन यू विल गेट 100% आउटपुट ऑफ दिस जी क्विज एंड यू विल बी एग्जाम रेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ में। पहला क्वेश्चन है आज का, वर्ल्ड पल्सेस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन? किस दिन वर्ल्ड पल्सेस डे बनाया जाता है हर साल? ऑप्शंस हैं आपके 9th ऑफ फेब्रुवरी, 10th ऑफ फेब्रुवरी, 11th ऑफ फेब्रुवरी एंड 12th ऑफ फेब्रुवरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 10th ऑफ फेब्रुवरी। 10th फेब के दिन ये वर्ल्ड पल्स डे मनाया जाता है हर साल। इसका मेन एम क्या होता है? इट्स मेन एम इज टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द न्यूट्रिशनल एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ पल्सेस। अवेयर करना है लोगों को अबाउट द न्यूट्रिशन एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ पल्सेस। ये इसका मेन एम है और 10th ऑफ फेब को ये मनाया जाता है हर साल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड पल्सेस डे 2023? थीम क्या है इस साल की वर्ल्ड पल्सेस डे की? ऑप्शंस हैं पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स, pulses for sustainable future, preserving agricultural heritage around the world, and none of the above। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर इस साल की थीम है वर्ल्ड पल्सेस डे 2023 की। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विक्ट्री सिटी नाम की नोवेल रिलीज की गई है रिसेंटली। किसने इस नोवेल को लिखा है विक्ट्री सिटी को? ऑप्शन है आपके अरुंधति रॉय, सलमान रश्दी, दुर्जॉय दत्त एंड रुडयार्ड किपलिंग। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सलमान रश्दी। सलमान रश्दी के द्वारा लिखी गई है विक्ट्री सिटी नोवेल, जो रिसेंटली रिलीज की गई है। इसके अलावा बुकर्स प्राइज से सलमान रश्दी को बुकर्स प्राइज मिला है मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, सलमान रश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन, जिसके लिए इन्हें बुकर प्राइज भी मिला हुआ है। और रिसेंटली विक्ट्री सिटी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, जो रिसेंटली रिलीज हुई है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन रिसेंटली पब्लिश्ड वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 रिसेंटली रिलीज किया गया है। इंडिया की रैंक क्या है इस इंडेक्स में? ऑप्शंस है 126th, 130th, 136th एंड 140th। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 136। 136 इंडिया की रैंक है इस साल वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। मोर देन 150 कंट्रीज का इसमें इंडेक्स सर्वे जो था वो किया गया था। इंडिया की जो रैंक आई है वो आई है 136 विद द स्कोर ऑफ 3.819। तो आपको जो रैंक है वो याद रखना है, इंडिया का क्या रैंक रहा है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। रैंकिंग से क्वेश्चन, इंडेक्सेस से क्वेश्चंस आते रहे पास्ट में भी आपके एग्जाम में, तो ये आपको पता होना चाहिए। 136 पोजीशन आया है इंडिया का इन दी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स इज रिलीज्ड एवरी ईयर बाय? किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिलीज किया जाता है? ऑप्शंस हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यूएनएसडीएसएन एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, यूएनएसडीएसएन, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इसका सही आंसर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हर साल यूएनएसडीएसएन के द्वारा ही रिलीज किया जाता है। और ये आपको याद रखना है कि इंडिया की इस बार रैंक है 136। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023? किस कंट्री ने टॉप किया है इस इंडेक्स में? ऑप्शन है डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड एंड आयरलैंड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फिनलैंड। फिनलैंड ने टॉप किया है इस लिस्ट में। बाकी इसके बारे में हमने डिटेल्स देख लिया है कि कौन इसको रिलीज करता है, यूएनएसडीएसएन इसको रिलीज करता है। इसके अलावा इंडिया की जो पोजीशन है वो 136 है इसमें। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली एनएसए अजीत डोभाल पार्टिसिपेटेड इन 5th मल्टीलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान। रिसेंटली आज के ही न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा न्यूज़ कि एनएसए जो है अजीत डोभाल,
उन्होंने पार्टिसिपेट किया है फिफ्थ मल्टीलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान में। कहां पर इसका आयोजन किया गया है? इट इज हेल्ड इन विच सिटी? ऑप्शन हैं आपके काबुल, दुशानबे, मॉस्को एंड अशगाबाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मॉस्को। मॉस्को में रिसेंटली फिफ्थ मल्टीलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑफ द कंट्रीज और जो भी इसकी पार्टिसिपेंट्स हैं जैसे कि रशिया, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान इसके पार्टिसिपेंट्स हैं। इनके जो भी एनएसएस है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया था इस डायलॉग में, सिक्योरिटी डायलॉग में, जो कि मॉस्को में इस बार कंडक्ट कराया गया है फिफ्थ डायलॉग। बात करें फोर्थ डायलॉग की जो लास्ट ईयर किया गया था, वो आपका दुशानबे में ऑर्गेनाइज किया गया था। ऑब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव है इसका, इट इंक्लूड्स द सिक्योरिटी सिचुएशन एंड ह्यूमैनिटेरियन चैलेंजेस फेसिंग अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में रिसेंटली पास्ट ईयर्स में जो भी चैलेंजेस फेस करे हैं अफगानिस्तान ने, तो उससे रिलेटेड जो भी सिक्योरिटी चैलेंज है एंड ह्यूमैनिटेरियन चैलेंजेस है उसके बारे में इसमें बात की गई है। एनएसएस का ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स का ये डायलॉग था जो कि मॉस्को में रिसेंटली कंडक्ट कराया गया। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बिकम द हाईएस्ट स्कोरर इन नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन? एनबीए, नेशनल बास्केट एसोसिएशन में रिसेंटली कौन हाईएस्ट स्कोरर बन गया है, कौन प्लेयर हाईएस्ट स्कोरर बन गया है? ऑप्शन है माइकल जॉर्डन, केविन दुरन, करीम जब्बार एंड लिब्रॉन जेम्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लिब्रॉन जेम्स। लिब्रॉन जेम्स रिसेंटली हाईएस्ट स्कोरर बन गए हैं इन नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन एनबीए। ये जो आप भी देख पा रहे हैं पिक्चर में, ये है लिब्रॉन जेम्स। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है करीम अब्दुल जब्बार का। 1984 का ये रिकॉर्ड था करीम अब्दुल जब्बार का, जो रिसेंटली लिब्रॉन जेम्स में तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया है, और ये बन गए अब हाईएस्ट स्कोरर इन दी एनबीए। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी? वन फैमिली वन आइडेंटिटी करके एक पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये लॉन्च कर दिया गया? ऑप्शन है हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर है वो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने रिसेंटली अपना एक ऑनलाइन पोर्टल जारी किया है, फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी करके एक रिसेंटली लॉन्च किया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। It identifies families as a unit for implementing one job per family proposal. The ID will be available to all such families who are not qualified for the National Food Security Act scheme, while the ration card of those families will be regarded as their family ID, according to the state government. राशन जो कार्ड जो था वो फैमिली आईडी कंसीडर किया जाएगा, और फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी करके स्कीम जो है लॉन्च की गई है यूपी गवर्नमेंट ने। Which company has topped the list of world's most admired companies by Fortune? Fortune की एक लिस्ट आई है, Fortune की एक रैंकिंग आई है, इसमें वर्ल्ड्स मोस्ट एडमायर्ड कंपनी किसको मिला है, कौन कंपनी है जो इसमें टॉप की है? ऑप्शंस है इंफोसिस, टीसीएस, एसेंचर एंड रिलायंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बन गई है आपकी वर्ल्ड्स मोस्ट एडमायर्ड कंपनीज इन द रैंकिंग गिवन बाय द फॉर्च्यून। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली नासा मिशन हैज स्पॉटेड एन अर्थ साइज एक्सोप्लैनेट ऑर्बिटिंग अ स्मॉल स्टार। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एक्सोप्लैनेट? नासा का एक मिशन था जिसने रिसेंटली स्पॉट किया है एक एक्सोप्लैनेट को। क्या नाम था इस एक्सोप्लैनेट का? ऑप्शंस हैं आपके TOI 700E, TOI 500E, TOI 300E एंड TOI 100E। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है TOI 700E। TOI 700E करके एक एक्सोप्लैनेट है जो रिसेंटली नासा के एक मिशन ने स्पॉट किया है। एक्सोप्लैनेट की बात करें तो एक्सोप्लैनेट और प्लैनेट में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लैनेट एंड एक्सोप्लैनेट? तो जो भी बॉडीज होती हैं, मैटर बॉडीज होती हैं, वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती हैं, तो उन्हें प्लैनेट कहा जाता है। और सन के अलावा किसी अदर स्टार के अराउंड यदि कोई रिवॉल्व करता है तो उन बॉडीज को हम एक्सोप्लैनेट का नाम देते हैं। और रिसेंटली जो एक्सोप्लैनेट स्पॉट किया गया है नासा के एक मिशन के द्वारा, उसका नाम है TOI 700E। How many railway stations have been identified in the country under अमृत भारत स्टेशन स्कीम? अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत कितने रेलवे स्टेशन आइडेंटिफाई किए गए हैं? ऑप्शंस हैं 1075, 1175, 1275 एंड 1575। उसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1275। 1275 रेलवे स्टेशन करेंटली आइडेंटिफाई किए गए हैं अंडर द अमृत भारत स्टेशन स्कीम। इसका मेन एम क्या है? इट्स मेन एम
इज टू अपग्रेड द रेलवे स्टेशन, मॉडर्नाइजेशन करना है एंड अपग्रेडेशन करना है रेलवे स्टेशन का, टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन जो है वो करने हैं रेलवे स्टेशन पे, इसका मेजर एम है अमृत भारत स्टेशन स्कीम का। 1275 स्टेशन इसमें आइडेंटिफाई किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली स्कल्पचर पार्क इज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, न्यू दिल्ली, कर्नाटका एंड केरला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यू दिल्ली नेशनल कैपिटल में रिसेंटली स्कल्पचर पार्क का इनॉग्रेशन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एज पर क्लाउडसेक रिपोर्ट विच कंट्री इज मोस्ट टारगेटेड बाय हैकर्स इन एशिया इन 2022। 2022 में कौन सी कंट्री है जो कि मोस्ट टारगेट की गई है बाय द हैकर्स। तो ऑप्शंस हैं आपके चाइना, इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिया। इंडिया was the most targeted was the country which is most targeted by the hackers, most attack prone country जो रही है एशिया में वो रही है आपकी इंडिया, एज पर दी क्लाउडसेक रिपोर्ट। एज पर द ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट विच कंट्री टॉप्ड एज द मोस्ट इंक्लूसिव नेशन फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज। रिपोर्ट से इंडेक्सेस से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस हैं आज। तो ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट की रिसेंटली एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया है कि इंडिया जो है उसने टॉप किया है एज अ मोस्ट इंक्लूसिव नेशन फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज। एक प्राउड मूवमेंट भी है ये कि इंडिया, जो हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि इंडिया इज अ सेकुलर नेशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फोर फादर्स है उनका भी जो एम था सेकुलर नेशन का, वो भी इसमें पूरा होता है कि इंडिया हैज द हाईएस्ट लेवल ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज एक्सेप्टेंस। इंडिया हैज हाईएस्ट लेवल ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज एक्सेप्टेंसेस। इंडिया के पास जो भी अदर रिलीजन के लोग रहते हैं वो वहां पर काफी इंक्लूसिविटी जैसा बिहेवियर किया जाता है इंडिया में। तो इसके लिए इंडिया ने इस रिपोर्ट में टॉप भी किया है। और ये अदर रैंकिंग की बात करें हम तो सेकंड पोजीशन पे है आपका साउथ कोरिया, थर्ड पोजीशन पे है जापान। तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस लिस्ट में इंडिया ने टॉप किया है तो आपको सेकंड एंड थर्ड पोजीशंस भी पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली हु लॉन्च द डिजिटल पेमेंट उत्सव इन न्यू दिल्ली। डिजिटल पेमेंट उत्सव रिसेंटली लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली में। किसने इस मिशन को, इस उत्सव को लॉन्च किया है। ऑप्शन है आपके नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू एंड अश्विनी वैष्णव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अश्विनी वैष्णव। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है करेंटली अश्विनी वैष्णव, उनके द्वारा डिजिटल पेमेंट उत्सव लॉन्च किया गया है। इसका मेन एम क्या था। इट्स मेन एम इज टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स अक्रॉस इंडिया। डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करना है अक्रॉस इंडिया, इसका मेन एम था डिजिटल इंडिया डिजिटल पेमेंट उत्सव का। 17th क्वेश्चन है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2 विल लिफ्ट ऑफ फ्रॉम श्रीहरिकोटा टुडे, विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट इज इंजेक्टेड इन इट। आज के दिन ही स्मॉल सैटेलाइट व्हीकल D2 लिफ्ट ऑफ होने वाला है फ्रॉम द श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। कौन से जो है सैटेलाइट्स इसमें इंजेक्ट किए जाने हैं वाले हैं। ऑप्शन हैं आपके इसरोज EOS-07, एंथ्रासिस जेनुस 1, आजादी सेट 2 एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों जो आप सैटेलाइट देख रहे हैं ये इंजेक्ट किए जाने वाले हैं इस व्हीकल में, लॉन्चिंग व्हीकल में। EOS की बात करें तो ये 156.3 kg का एक सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है ये। और इसका ऑब्जेक्टिव है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डिजाइन एंड डेवलप पेलोड इंस्ट्रूमेंट्स कंपैटिबल विद माइक्रो सैटेलाइट बस एंड टेक्नोलॉजीज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर फ्यूचर ऑपरेटिंग सैटेलाइट्स। इसके अलावा जेनस 1 जो है यूएस की सैटेलाइट है, ये यूएसए की सैटेलाइट है। इट इज अ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर स्मार्ट सैटेलाइट मिशन बेस्ड ऑन एंथ्रेस सॉफ्टवेयर। एंथ्रेस नाम भी है इसका, एंथ्रेस जेनस 1 एंथ्रेस सॉफ्टवेयर पर बेस्ड है ये। आजादी सेट 2 के बारे में हमने पहले भी बात कर चुके हैं। आजादी सेट 2 भी एक अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है, EOS है। इट इज अ कंबाइंड एफर्ट ऑफ 750 गर्ल स्टूडेंट्स ने से डेवलप किया है अलोंग विद द गाइडेंस ऑफ स्पेस किड्स इंडिया। स्पेस किड्स इंडिया एक प्राइवेट एजेंसी है जिसकी गाइडेंस में 750 गर्ल स्टूडेंट्स ने आजादी सेट 2 का डेवलपमेंट किया है। 18th क्वेश्चन है, इंडियाज बिगेस्ट विंटर स्पोर्ट इवेंट इज गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम टुडे एट। इंडियाज बिगेस्ट स्पोर्ट इवेंट जो कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात इसमें हो रही है। आज से ये स्टार्ट होने वाला है, 10 to 15 फेब तक ये चलने वाला है। कहां पर इसका ऑर्गेनाइजेशन किया जाना है। ऑप्शन है आपके गुलमर्ग, अनंतनाग, श्रीनगर एंड कारगिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुलमर्ग। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का ऑर्गेनाइजेशन किया जाने वाला है। थर्ड एडिशन है ये
थर्ड एडिशन है ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स का। इससे पहले के दो दो इवेंट्स हुए हैं, वो आपके लेह एंड गुलमर्ग में ऑर्गेनाइज किए गए थे। गुलमर्ग में इंडिविजुअली होने वाला ये फर्स्ट इवेंट है। और इसके बारे में हमने बात की थी कि इसका मैस्कट जो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का मैस्कट जो है वो है आपका स्नो लेपर्ड। तो ये भी आपको याद रखना है, स्नो लेपर्ड इसका मैस्कट है। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो भोपाल में हो रहे हैं, उसका मैस्कट था आपका आशा एंड मोगली। अगला क्वेश्चन है अबाउट 16.63 लाख इंडियंस हैव renounced their citizenship since 2011. Citizenship is mentioned under which article of the Constitution of India? 16.63 लाख इंडियंस ने रिसेंटली अपनी सिटीजनशिप जो है रिनाउंस कर दी है, त्याग दी है। तो क्वेश्चन है आपका स्टैटिक क्वेश्चन, सिटीजनशिप किस आर्टिकल में मेंशन है? ऑप्शन है आर्टिकल 4 टू 12, आर्टिकल 5 टू 11, आर्टिकल 6 टू 12 एंड आर्टिकल 4 टू 11। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, आर्टिकल 5 टू 11। पार्ट 2 में मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से 11 तक मेंशन है इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोड ऑफ लूजिंग इंडियन सिटीजनशिप अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट 1955? कौन सा एक तरीका नहीं है ऑफ लूजिंग इंडियन सिटीजनशिप? ऑप्शन है आपके रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, प्रोवोकेशन एंड डेप्रीविएशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोवोकेशन। ये जो तीन ऑप्शंस आप देख रहे हैं, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रीविएशन, ये तीनों मेथड्स होते हैं, तीनों मोड्स होते हैं ऑफ लूजिंग इंडियन सिटीजनशिप। डिटेल्स में बात करें इनके बारे में, रिनंसिएशन क्या होता है? एनी इंडियन सिटीजन, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी कैन मेक अ डिक्लेरेशन रिनाउंसिंग हिज इंडियन सिटीजनशिप। जैसा कि अभी हमने देखा 16.63 लाख लोगों ने रिनाउंस किए, उसको रिनंसिएशन का नाम दिया जाता है। वॉलंटरीली त्याग देना इंडिया की सिटीजनशिप, इसे रिनंसिएशन कहते हैं। टर्मिनेशन क्या होता है? जब कोई इंडियन सिटीजन वॉलंटरीली अपनी सिटीजनशिप वॉलंटरीली किसी अदर कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है, तो इंडिया की सिटीजनशिप अपने आप ही रद्द हो जाती है, सीज हो जाती है। व्हेन एन इंडियन सिटीजन वॉलंटरी and consciously, knowingly and without undue influence of compulsion acquires the citizenship of another country, his Indian citizenship automatically terminates। तो उसकी जो सिटीजनशिप होती है ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है, सीज हो जाती है। और तीसरा जो मोड है वो है डेप्रीविएशन, इट इज कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इफ, इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं। इफ द सिटीजन हैज ऑब्टेन सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, फ्रॉड के द्वारा उसने सिटीजनशिप जो थी वो एक्वायर की थी। इसके अलावा सिटीजन हैज शोन डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कुछ बात की गई है या डिसलॉयल्टी शो की गई है, तो भी इसकी जो सिटीजनशिप है वो डेप्रीवेशन के अंतर्गत जो है टर्मिनेट कर दी जाएगी। इसके बाद द सिटीजन हैज अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद द एनिमी ड्यूरिंग द वॉर, एनिमी के साथ में एनिमी का साथ दिया है किसी भी तरीके से, तो भी उसकी सिटीजनशिप टर्मिनेट कर दी जाएगी। इसके अलावा द सिटीजन हैज within 5 years after registration or naturalization been imposed in any country for 2 years, imprisoned in any country for 2 years। रजिस्ट्रेशन के बाद यदि वो पर्सन 5 साल तक, यदि 2 साल, पांच रजिस्ट्रेशन होने के 5 साल तक वो 2 साल में यदि किसी अदर कंट्री में एज ए प्रिजन रहता है, तो भी उसकी सिटीजनशिप टर्मिनेट कर दी जाएगी। इसके अलावा जो लास्ट इसका क्राइटेरिया है, द सिटीजन हैज बीन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years कंटिन्यूसली, 7 साल तक यदि वो किसी और देश में रहता है तब भी उसकी सिटीजनशिप टर्मिनेट कर दी जाएगी। तो तीन तरीके होते हैं एज पर द सिटीजनशिप एक्ट 1955, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रीवेशन। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक्वायर करने के, सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए 5 तरीके होते हैं, बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय डिसेंट, बाय नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो ये 5 तरीके होते हैं सिटीजनशिप, इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए, और 3 तरीके होते हैं इंडिया की सिटीजनशिप लूज करने के, जो है रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रीवेशन। इसके बारे में जो मैंने ये एक्वायर करने के तरीके बताए, इसके बारे में डिटेल में आपको लीगल में बताया जाएगा, लीगल सब्जेक्ट में आपको पढ़ाया जाएगा, इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे यहाँ पर। अब कल के क्वेश्चन देखते हैं। कल का क्वेश्चन था आपके लिए, रिसेंटली विच सिविक बॉडी बिकम फर्स्ट टू इशू ग्रीन बॉन्ड्स?
इसका जो करेक्ट आंसर था वो था इंदौर। इंदौर ने रिसेंटली, इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रिसेंटली ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए हैं, पहली ऐसी सिविक बॉडी बन गई है ये। कल के लिए क्वेश्चन है आपके लिए, रिसेंटली 108 नम्मा क्लिनिक्स लॉन्च्ड इन विच स्टेट, किस स्टेट में 108 नम्मा क्लिनिक्स लॉन्च किए गए? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन के बारे में लिखना है। मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय योर स्टडीज एंड स्टे ट्यून्ड विद विदेज्ञ।